मित्रों, अब हम मिडिल ईस्ट में छिड़ने वाली नई वॉर का विश्लेषण करेंगे। इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच सीजफायर जारी है। इजराइल भी ईरान के खिलाफ सीजफायर का पालन कर रहा है, लेकिन ईरान से युद्ध रुकने के बाद इजराइल के टारगेट पर एक नया देश आ गया है। ये एक बड़ा खतरा है और इस खतरे को खुद तुर्की ने दावत दी है। मित्रों, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने इजराइल पर हमले की धमकी दी है। आज आपको समझना चाहिए इजराइल पर तुर्की को इतना गुस्सा क्यों आया कि राष्ट्रपति एर्दोआन ने सीधे इजराइल पर हमले की धमकी दे दी, और क्या ऐसा करके तुर्की इजराइल को वो मौका दे रहा है जिसके बेंजामिन नेतन्याहू को काफी वक्त से तलाश थी। आज आपको यह भी समझना चाहिए तुर्की और इजराइल के हित कहां-कहां टकरा रहे हैं और एक जमाने में सामान्य रिश्ते रखने वाले दो मुल्क अचानक क्यों दुश्मन बन गए, और अगर वाकई इजराइल और तुर्की के बीच युद्ध हुआ तो दोनों देशों की सेनाओं में कौन सी सेना ज्यादा ताकतवर साबित होगी। सबसे पहले आप तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का तनाव बढ़ाने वाला ये बयान सुनिए। इजराइल फिलिस्तीन में जो कर रहा है हमें उसे रोकने के लिए मजबूत रहना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे हम नागोर्नो काराबाख में घुसे थे और लीबिया में घुसे थे, वैसे ही हम इजराइल में भी घुस सकते हैं। हमें रोकने वाली कोई चीज नहीं है। मित्रों, तुर्की के राष्ट्रपति इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए तैयार है। जिस तरह आर्मेनिया और अजरबैजान के संघर्ष में उन्होंने अजरबैजान का साथ दिया था, आज वैसे ही वो इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन अब तक सिर्फ वैचारिक रूप से वो इजराइल पर हमले की धमकी तो कई बार दे चुके हैं, लेकिन हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। तो क्या अब तुर्की की सेना इजराइल पर हमला करेगी? इससे पहले भी एर्दोआन लेबनान के मुद्दे पर इजराइल को धमकी दे चुके हैं। तब एर्दोआन ने कहा था अगर पाकिस्तान सीजफायर नहीं करवाता तो तुर्की भी युद्ध में उतर जाता, यानी लेबनान में इजराइल के हमलों के खिलाफ अपनी सेना उतार देता। मित्रों, एर्दोआन ने यह भड़काऊ बयान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एशियन पॉलिटिकल पार्टीज में दिया। यह एक ऐसा मंच है जहां एशिया के अलग अलग देशों की राजनीतिक पार्टियां एक साथ बैठकर चर्चा करती हैं। सारी दुनिया के सामने ऐसा बयान देकर एर्दोआन ने अपने इरादे तो जाहिर कर दिए, लेकिन जो कुछ एर्दोआन ने बोला, क्या वाकई वो ऐसा करने की हिम्मत और ताकत रखते हैं? क्या वाकई एर्दोआन इजराइल पर हमला कर सकते हैं? ये सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि लेबनान और फिलिस्तीन पर इससे पहले भी एर्दोआन इजराइल के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी कर चुके हैं, लेकिन आज तक इजराइल का रुख नहीं बदला है। लेकिन इस बार एर्दोआन के बयान से इजराइल काफी भड़क गया है। इजराइल के हेरिटेज मिनिस्टर अमिचाई एलियाहू ने एर्दोआन के बयान का फौरन जवाब दिया। इजराइल के मंत्री ने एर्दोआन को तानाशाह करार दिया और अब संसद में तुर्की के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने का प्रस्ताव लाने की कोशिश की जा रही है। नेतन्याहू के मंत्री ने तुर्की पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, तुर्की जो उत्तरी साइप्रस पर कब्जा करता है और पूर्व में कुर्द क्षेत्रों को नियंत्रित करता है, हमें नैतिकता सिखाने का साहस करता है। तुर्की जिसने आर्मेनियन नरसंहार पर अपनी अर्थव्यवस्था बनाई, हम पर नरसंहार का आरोप लगाने का साहस करता है। तुर्की जो जबरन इस्लामीकरण कराता है, हमें मानवाधिकारों पर लेक्चर देने का साहस करता है। सरकार को तुर्की के साथ राजनयिक संबंध तोड़ देने चाहिए। मित्रों, दो देशों के बीच राजनयिक संबंध तोड़ने की बातें युद्ध काल जैसी स्थिति में की जाती हैं, लेकिन इस वक्त तुर्की इजराइल पर हमले की ओर, इजराइल तुर्की से संबंध तोड़ने की बात कर रहा है। तुर्की ने नेतन्याहू को आधुनिक हिटलर कहा है, जबकि इजराइल एर्दोआन को तानाशाह बता रहा है। मतलब चीजें बहुत अच्छी नहीं चल रही। इजराइल और तुर्की के बीच युद्ध छेड़ने की धमकियों के बीच आज आपको उन क्षेत्रों के बारे में भी जानना चाहिए जहां पर इन दोनों देशों के हित टकराते हैं, और एक छोटी सी चिंगारी भी ताकतवर देशों के बीच युद्ध की चिंगारी को भड़का सकती है। सीरिया में तुर्की उत्तरी सीरिया में तैनात मौजूदगी को बढ़ाकर कुर्द समूहों को नियंत्रित करना चाहता है, जबकि इजराइल सीरिया में ईरान के बचे हुए ठिकानों पर हमले करता है और सीरिया को कमजोर रखना चाहता है, क्योंकि इसे उससे जिहादी बैकग्राउंड वाली अल शरा सरकार पर भरोसा नहीं है। पूर्वी भूमध्य सागर में इजराइल और तुर्की के बीच गैस संसाधन और समुद्री सीमा की लड़ाई जारी है। यहां पर इजराइल ने तुर्की के खिलाफ ग्रीस और साइप्रस से गठबंधन किया है। तुर्की इसे अपने लिए खतरा मानता है। इसके जवाब में तुर्की ने लीबिया के साथ हाथ मिलाया है। फिलिस्तीन और गाजा विवाद में तुर्की हमास का समर्थन करता है, जबकि इजराइल इसे सुरक्षा को खतरा मानता है। तुर्की मिडिल ईस्ट और आसपास के इलाके में ऑटोमन साम्राज्य जैसा प्रभाव बढ़ाना चाहता है, जबकि इजराइल तुर्की को नया ईरान यानी मिडिल ईस्ट के लिए खतरा मानता है। अब तुर्की ने इजराइल को धमकी दी है, वो नागोर्नो काराबाख और लीबिया की तरह इजराइल में भी घुस सकते हैं। आज आपको जानना चाहिए तुर्की ने काराबाख और लीबिया में क्या किया था। मित्रों, नागोर्नो काराबाख में तुर्की ने आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान का पूरा साथ दिया था। अजरबैजान को तुर्की से मिले बायर कतार ड्रोन युद्ध के गेम चेंजर साबित हुए। अजरबैजान ने इनसे आर्मेनियाई टैंकों, तोपों और सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाया।
तुर्की ने युद्ध के वक्त अजरबैजान में सैन्य सलाहकार भेजे, खुफिया जानकारी दी और अजरबैजान की सेना को ट्रेनिंग दी। आर्मेनिया के खिलाफ युद्ध के लिए तुर्की ने सीरिया में भाड़े के सैनिकों की भर्ती की और उनको अजरबैजान के समर्थन में युद्ध करने के लिए भेजा। इसके अलावा आर्मेनिया ने तुर्की पर इस युद्ध में अपने F-16 लड़ाकू विमानों के इस्तेमाल का आरोप भी लगाया। इसका नतीजा ये निकला, अजरबैजान ने पूरे नागोर्नो काराबाख पर कब्जा कर लिया। तुर्की की मदद से अजरबैजान की सेना बहुत मजबूत हो गई। एर्दोआन कई बार इसको अपनी सफलता बता चुके हैं। जबकि लीबिया में 2020 में तुर्की ने सलाहकार, ट्रेनिंग टीमें और सैकड़ों सैनिक भेजे। विदेश में सैनिक भेजने के लिए बाकायदा तुर्की की संसद से मंजूरी ली गई। लीबिया में एक तरफ UN मान्यता प्राप्त सरकार थी जिसका साथ तुर्की ने दिया, जबकि दूसरी तरफ खलीफा हफ्तार की सेना को रूस, इजिप्ट और UAE का सपोर्ट मिला। तुर्की ने त्रिपोली में सैनिकों के साथ साथ TB2 ड्रोन, हथियार, गोला बारूद भेजा। नौसेना के जहाजों और खुफिया जानकारी से सरकार की मदद की। तुर्की की मदद से मान्यता प्राप्त सरकार ने हफ्तार की सेना को त्रिपोली से बाहर खदेड़ दिया और अब वो ऐसे ही इजराइल के साथ भी करने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन क्या आर्मेनिया और लीबिया के खिलाफ हफ्तार की सेना की तुलना इजराइल की सेना से की जा सकती है? जो कुछ तुर्की के इन छोटे देशों के खिलाफ किया, क्या इजराइल के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोलने की हिम्मत एर्दोआन कर सकते हैं? इसे समझने के लिए आपको इजराइल और तुर्की की ताकत का तुलनात्मक विश्लेषण भी देख लेना चाहिए। तुर्की के पास लगभग 4 लाख सक्रिय सैनिक और 3 लाख से ज्यादा रिजर्व बल है, जबकि इजराइल के पास लगभग 2 लाख सक्रिय सैनिक हैं, लेकिन उसके पास 4 लाख से ज्यादा रिजर्व सैनिक हैं। तुर्की के पास लगभग 2500 टैंक हैं, जबकि इजराइल के पास लगभग 1600 मरकावा टैंक हैं, जो तकनीकी रूप से अधिक उन्नत माने जाते हैं। वायुसेना में तुर्की के पास लगभग 260 F-16 लड़ाकू विमान हैं, जबकि इजराइल के पास 300 से ज्यादा लड़ाकू विमान हैं, जिनमें लगभग 40 F-35 स्टेल्थ जेट शामिल हैं, जिससे तकनीकी बढ़त इजराइल को ज्यादा मिलती है। ड्रोन क्षमता की बात करें तो तुर्की के पास हजारों बायर-कतार TB2 और अकिंजी जैसे सशस्त्र ड्रोन हैं, जबकि इजराइल के पास हेरोन और हर्मीस जैसे उन्नत ड्रोन सिस्टम हैं। तुर्की की नौसेना में 16 युद्धपोत हैं और 10 से 12 पनडुब्बियां शामिल हैं, जबकि इजराइल के पास 6 उन्नत डॉल्फिन क्लास पनडुब्बियां और 15 से 20 प्रमुख युद्धपोत हैं। मिसाइल रक्षा में तुर्की के पास सीमित संख्या में S-400 सिस्टम है, जबकि इजराइल के पास आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो जैसी रक्षा प्रणालियां मौजूद हैं। तुर्की के पास कोई परमाणु हथियार नहीं है, जबकि इजराइल के पास लगभग 80 परमाणु वॉरहेड मौजूद हैं। रक्षा बजट में तुर्की लगभग 20 से 25 अरब डॉलर सालाना खर्च करता है, जबकि इजराइल लगभग 24 से 30 अरब डॉलर खर्च करता है और इसके अलावा उसे अमेरिका से लगभग 4 अरब डॉलर वार्षिक सैन्य सहायता मिलती है। मतलब साफ है, तुर्की संख्या और पारंपरिक सैन्य आकार में बड़ा है, जबकि इजराइल तकनीक, हवाई क्षमता, मिसाइल रक्षा और रणनीतिक प्रतिरोध क्षमता में आगे है। तुर्की एक तरफ नेटो का सदस्य है, जबकि इजराइल अमेरिका का मित्र है। यानी अगर इन दोनों देशों के बीच संघर्ष हुआ तो अमेरिका की भूमिका निर्णायक हो सकती है। लेकिन यह बात भी तय है, अगर तुर्की ने इजराइल जैसे देशों पर पहले हमला किया तो शायद उसको नेटो का समर्थन ना मिले और तुर्की की लड़खड़ा रही अर्थव्यवस्था इजराइल से युद्ध को ना संभाल पाए। यानी एर्दोआन बयानबाजी से आगे बढ़े तो संकट में पड़ सकते हैं और इजराइल को तुर्की से युद्ध का मौका मिल सकता है।